Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड। विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम BA पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जापानी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में हमने उनके फीचर्स और इम्पोर्टेंस को समझा था। आज के वीडियो में हम द किंग और द एम्परर को इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। पूर्व के वीडियो में मैंने जब आपको जापान के संविधान के बारे में बताया था तो उसी के अंतर्गत हमने उसकी कंपैरेटिव स्टडीज़ भी करी थी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सिमिलरिटी है, किस तरह से उनके संविधान आपस में मिलते हैं और किस तरह की शासन व्यवस्था है। आज के वीडियो में जो किंग और एम्परर के बारे में हम देखेंगे कि जापान में सम्राट को जो पावर्स दे रखे हैं वो किस तरह से हैं और मेजी संविधान जो बना था उसके अंतर्गत सम्राट की शक्तियाँ क्या थी और पूर्व में क्या थी, उसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हम एक कोटेशन के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहेंगे कि जापान के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा है कि सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और अपनी स्थिति उन लोगों से ग्रहण करेगा जिनके हाथ में प्रभु सत्ता निहित है। ये जापान के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है। जापानियों को इस बात पर बहुत गर्व है कि उनका राजवंश विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है। वर्तमान राजवंश 2600 से भी अधिक वर्षों से वहाँ राज्य करता आ रहा है। वर्तमान सम्राट हिरोहितो ने इस वंश के 124वें शासक हैं। अतः जापानियों की मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य के संतान है और वे इनका सदैव ईश्वर की भांति ही सम्मान करते रहे हैं और आज भी करते हैं। इसी के अंतर्गत हम अगर सक्सेशन की बात करें या उत्तराधिकार की बात करें तो इसके बारे में ये बताया गया है कि नवीन संविधान के पूर्व राज सिंहासन के उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय सम्राट के कानून द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत यह शक्ति सम्राट से डाइट को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसे संसद भी कहते हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार सम्राट का यह पद वंश परंपरा कुल रखा गया है और उसका उत्तराधिकार डाइट द्वारा पारित साम्राज्य गृह कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। इंग्लैंड के समान जापान में सम्राट की मृत्यु के अनंतर ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। इसी के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि सम्राट अथवा राज परिवार का कोई व्यक्ति संसद की आज्ञा के बिना न तो कोई संपत्ति किसी से प्राप्त कर सकता है और ना ही वह दे सकता है। तो इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने जापान के सम्राट के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें मिला। अब हम करेंगे पावर्स ऑफ एम्परर अंडर द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन। सन 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी और उसे समस्त राजसत्ता का स्रोत समझा जाता था। मेजी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया था कि जापान के साम्राज्य पर सम्राट द्वारा शासन किया जाएगा और अनुच्छेद 4 में कहा गया था कि राज्य की संप्रभुता सम्राट में निहित होगी और वह व्यवस्थापन का अंतिम स्रोत था और डाइट का कार्य उसे परामर्श देना मात्र था। मंत्रिमंडल डाइट के स्थान पर उसके प्रति ही उत्तरदायी होता था। इस प्रकार विधायी और कार्यपालिका सत्ता सम्राट के व्यक्तित्व में निहित थी, लेकिन यह सैद्धांतिक स्थिति मात्र थी। व्यवहार में सम्राट की प्रभु सत्ता का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता था। इस तरह से हम देखेंगे मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट की क्या स्थिति थी। अब हम देखेंगे वर्तमान संविधान में सम्राट को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से कार्यकर्ता और कौन कौन सी शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं। मेजी संविधान 1889 के अंतर्गत सम्राट को चूंकि देवत्व तथा सर्वोपरि और निरंकुशतावाद की स्थिति प्राप्त थी, उसे वर्तमान संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया। सम्राट के शासन के स्थान पर वर्तमान संविधान द्वारा
तो पूर्व के वीडियो में भी मैं आपको बताया गया था, लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को अपनाया गया है। अब सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, फिर भी सम्राट को कुछ कार्य करने होते हैं, जिसके अंतर्गत हम निम्न कार्यों की बात करेंगे। फर्स्टली, नियुक्ति संबंधी कार्य। सम्राट मुख्य रूप से निम्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे कि संविधान के अनुसार सम्राट ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु सम्राट का एक कार्य मात्र एक औपचारिकता है, उसकी कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में सम्राट इस प्रसंग में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सेकेंडली, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सम्राट चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, परंतु इस संबंध में उसकी पसंद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे कैबिनेट ने मनोनीत किया है। और मुख्य न्यायाधीश का चयन करने की शक्ति कैबिनेट को प्राप्त है। सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति केवल एकमात्र औपचारिकता है। सेकेंडली, हम बात करेंगे प्रमाणित करने का कार्य। इसके अंतर्गत सम्राट किन किन परिस्थितियों में प्रमाणित करता है उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत राज्य के मंत्रियों, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, उनको पद से हटाना जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो, उसको प्रमाणित करेंगे। सेकेंडली, राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्र और समस्त शक्तियों को प्रमाणित करना, और सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा जिसे एमनेस्टी कहते हैं अथवा अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करता है। थर्डली, हम विधायी कार्यों की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डाइट के अधिवेशन को आमंत्रित करना, प्रतिनिधि सदन को विघटित करना और संवैधानिक संशोधनों, विधियों और कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करना। तत्पश्चात हम देखेंगे उपाधि, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत विदेशी राजदूत, मंत्रियों और राज्याध्यक्षों आदि का वह स्वागत करता है और उनको उपाधियां और सम्मान वितरित करता है। इस तरह से हमने देखा कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। जापान का सम्राट ब्रिटिश सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान है। विशेष तथ्य यह है कि ब्रिटिश सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है, लेकिन फिर भी ऐसा समझा जाता है कि किन्हीं परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कार्यों अथवा शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अतः जापान का सम्राट शासन व्यवस्था के कार्यों को कभी प्रभावित कर सकेगा, इसमें निश्चित रूप से संदेह है, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट यद्यपि व्यवहार में केवल एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन सिद्धांत में आज भी उन्हें अनेक शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि जापान के सम्राट की स्थिति से भिन्न है। अतः सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से जापान के सम्राट की शक्तियाँ शून्य हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे सम्राट की एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एम्परर, कि सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है। 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट समस्त शक्तियों का स्रोत था। समस्त प्रभुसत्ता उनमें निहित थी और मंत्री केवल एक परामर्शदाता ही थे। लेकिन 1947 के संविधान के अंतर्गत स्थिति में निदान परिवर्तन हो गया। अब सम्राट एक वैधानिक प्रधान मात्र है। सम्राट की निजी वास्तविक शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। संविधान के द्वारा सम्राट को जो भी शक्तियाँ प्रदान की गई है, उन सब का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है। इस संबंध में अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की मंत्रणा और स्वीकृति आवश्यक होगी और इन कार्यों के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होगा। इसी तरह अनुच्छेद 4 में भी कहा गया है कि सम्राट केवल राज्य से संबंधित वे कार्य करेगा जिनकी संविधान में व्यवस्था है और उन्हें शासन से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी। इस तरह से हम देखेंगे कि संविधान के इन उपबंधों से सम्राट की स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं रहा है और यह बात नितांत स्पष्ट है कि वह एक संवैधानिक प्रधान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह किसी भी शक्ति का प्रयोग स्वयं अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकता। लेकिन जापान के सम्राट के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर उसे मात्र एक गोल्डन जीरो कहा जा सकता है, जिसे हम स्वर्णिम शून्य कहते हैं।
इसके अंतर्गत हमने निम्न बातें देखी सम्राट की स्थिति के बारे में कि ग्रेट ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से आज भी सम्राट को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त है, यद्यपि व्यवहार में उनकी शक्तियों को परंपराओं के आधार पर सीमित कर दिया गया है, जबकि इसके विपरीत जापान के सम्राट की शक्तियों को 1947 के संविधान द्वारा ही सीमित किया गया है। इस प्रकार जापान का सम्राट न केवल व्यवहार वरन सिद्धांत में भी एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। सेकेंडली, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, प्रतिनिधि सदन को भंग करने, डाइट को आमंत्रित करने या अन्य किसी बात के संबंध में वह अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। विशेष तथ्य यह है कि डाइट द्वारा पारित विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए उस पर सम्राट के हस्ताक्षर की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः सम्राट तो संवैधानिक संशोधन या विधेयक को सरकारी गजट या सूचना पत्र में छपने की आज्ञा मात्र दे सकता है, जिसे सम्राट द्वारा कानून की उद्घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ लॉ बाय द एम्परर का नाम दिया गया है। इसी तरह ब्रिटिश सम्राट को व्यक्तिगत संपत्ति के अर्जन, धारण, व्यय और प्रबंध का वैसा ही अधिकार प्राप्त है जैसा किसी सामान्य नागरिक को, जबकि इसके विपरीत जापान के संविधान के अनुसार वहाँ के राज परिवार को कोई भी व्यक्ति संसद की आज्ञा के बिना न तो किसी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, न ही किसी भी संपत्ति को दे सकता है। इस तरह से उपरोक्त विवेचना से ये आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जापान का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता, क्योंकि जापान का संविधान शासन व्यवस्था के प्रसंग में सम्राट को कोई अधिकार या शक्तियाँ प्रदान नहीं करता और जापान के संविधान में उसे एक प्रतीकात्मक भूमिका ही प्राप्त है। तत्पश्चात हम देखेंगे सम्राट पद का महत्व कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि सम्राट अब एक केवल संवैधानिक शासन है, लेकिन आज भी सम्राट को देश की जनता से बहुत अधिक नैतिक शक्ति तथा सम्मान प्राप्त है। इस संबंध में आग और जिंक ने लिखा है कि संविधान निर्माता सम्राट की नैतिक संपदा को राज्य के प्रधान के रूप में उसकी प्रतीकात्मक स्थिति, सदियों की परंपराओं में निहित उसके सम्मान और जनता के साथ उनके प्रेम और सम्मानपूर्ण संबंधों को समाप्त नहीं कर सके। इस तरह से हम देखेंगे कि सम्राट पद की महत्ता को उन्होंने इस तरह से विवेचित किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ जापानीज एम्परर विद ब्रिटिश किंग, कि जापान के सम्राट के ब्रिटिश सम्राट से हम कंपैरिजन में देखेंगे किस तरह से इनके सम्राट की स्थितियाँ हैं। तो दोनों के अंदर कुछ भागों में कुछ बातों में समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हमें देखने को मिली। अगर हम समानताओं की बात करें तो जापान और इंग्लैंड दोनों देशों के सम्राट पद की शक्तियाँ बहुत कुछ सीमित कर दी गई है और आज पूर्ण लोकतंत्र का विकास हो गया है। दोनों ही देशों में सम्राट केवल औपचारिक शासक है, क्योंकि प्रशासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल को हस्तांतरित कर दी गई है। वे स्वेच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक सभी कार्यों के लिए मंत्रियों से परामर्श लेना तथा उनके अनुरूप कार्य करना होता है। सेकेंडली, दोनों देशों के राजवंश बहुत प्राचीन है, यद्यपि जापानी अपने राजवंश को अधिक प्राचीन बताते हैं। थर्डली, दोनों देशों के उत्तराधिकारों के संबंध में एक ही प्रकार की व्यवस्था है कि सम्राट की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। फोर्थली, दोनों देशों के सम्राट के राजमहल का व्यय संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और फिफ्थली, दोनों ही देशों में सम्राट अपने राष्ट्र की एकता के प्रतीक समझे जाते हैं। इन समानताओं के साथ साथ दोनों देशों के सम्राटों की स्थिति में पर्याप्त समानता होने के बावजूद भी कुछ अंतर देखने को मिला, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नंबर 1 कि ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट की शक्तियों को परंपराओं के आधार पर सीमित किया गया है, परंतु जापान के सम्राट की शक्तियों को 1947 के संविधान द्वारा सीमित किया गया है। सेकेंडली, ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट एक प्रथा के अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
यदि किसी भी दल को लोक मत सदन में स्पष्ट बहुमत न हो या बहुमत दल का कोई भी सर्वमान्य नेता न हो तो सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक से काम ले सकता है, जबकि जापान का सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिनको डाइट ने चुना है। इस संबंध में भी किसी भी अवसर पर अपने विवेक से काम नहीं ले सकता। थर्डली हम देखेंगे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की सलाह पर वहाँ का सम्राट लोक सदन को विघटित कर सकता है, परंतु यदि वह उनके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना चाहे तो उसे ऐसा करने का परमाधिकार प्राप्त है। इस प्रकार का परमाधिकार, जिसे प्रेरोगेटिव कहते हैं, जापान के सम्राट को प्राप्त नहीं है। यदि जापान का प्रधानमंत्री अपने सम्राट से प्रतिनिधि सदन के विघटन की प्रार्थना करे तो सम्राट को अनिवार्य रूप से उससे विघटित करना ही होगा। फोर्थली हम देखते हैं ब्रिटिश सम्राट को व्यक्तिगत संपत्ति के अर्जन, धारण, व्यय, प्रबंध का वैसा ही अधिकार प्राप्त है जैसा कि किसी सामान्य नागरिक को, जबकि जापान के संविधान के अनुसार वहाँ के राज परिवार का कोई भी व्यक्ति संसद की आज्ञा के बिना न तो किसी भी संपत्ति को प्राप्त कर सकता और न ही किसी को दे सकता। इस तरह से हम देखते हैं कि जापान और ब्रिटेन के सम्राट की शक्तियों की तुलना, दोनों की शक्तियों की तुलना करते हैं तो उपयुक्त उससे यह ज्ञात होता है कि जापान के सम्राट की शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट की तुलना में अधिक सीमित है, क्योंकि वहाँ के वर्तमान संविधान द्वारा उनकी समस्त पूर्ववर्ती शक्तियाँ उनसे ले ली गई है या ये कहीं कि छीन ली गई है, जबकि ब्रिटेन में भी सभी प्रशासनिक शक्तियाँ सैद्धांत रूप में आज भी सम्राट में निहित है, यद्यपि वह व्यावहारिक रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इस तरह से हमने जापान के सम्राट और ब्रिटिश सम्राट के कंपैरेटिव स्टडी को देखा। तत्पश्चात हम देखेंगे जस्टिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एम्परर, कि सम्राट के पद की औचित्यता क्या है। हम क्यों सम्राट के पद को बनाए रखे हैं जबकि कई जगह सम्राट को अधिक शक्तियाँ या सैद्धांतिक रूप से ही शक्तियाँ प्राप्त है, वास्तविक रूप से वह उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन इसकी औचित्यता के बारे में हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट का पद युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों ने यह विचार उत्पन्न होने लगा कि जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ सम्राट का पद किस प्रकार बना रहेगा। इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद के बाद ब्रिटिश पद की भांति जापान में भी सम्राट पद को बनाए रखना उचित समझा गया और इस संस्था को बनाए रखने के लिए निम्न कारण बताए गए, जिसके अंतर्गत नंबर 1, ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सम्राट का पद जापान में अत्यंत प्राचीन है, वह लगभग 2600 वर्षों से भी पुराना है। इतने समय में वहाँ की जनता उनके अस्तित्व को देखते देखते उनके पद की इतनी अभ्यस्त हो गई है कि उसकी समाप्ति की कल्पना करना उनके लिए नितांत अस्वाभाविक है। सेकेंडली, जापान की जनता की रूढ़िवादिता। जापानी भी अंग्रेजों की भांति बड़े ही रूढ़िवादी हैं। वे उन सभी संस्थाओं के समर्थक हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही। इनके आंतरिक भाग में चाहे वो कितना भी ठोस परिवर्तन न कर दे, किंतु उनके बाहरी स्वरूप को यथासंभव बनाए रखना चाहते हैं। थर्डली, इसके अंतर्गत सम्राट की निरंतर सराहनीय भूमिका। आरंभ से ही सम्राट का पद जापान में बड़ा सराहनीय रहा है। ब्रिटिश सम्राट जॉन स्टुअर्ट प्रथम और द्वितीय या चार्ल्स प्रथम और द्वितीय के समान जापान के सम्राट ने कभी भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को संप्रभुता प्राप्त थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर जनता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास नहीं किया। फोर्थली, सम्राट की शक्ति शून्यता। वर्तमान संविधान में सम्राट की सभी पूर्ववर्ती शक्तियां उनसे छीन ली गई है। अब उनकी शक्तियां इतनी सीमित हो गई कि उनके द्वारा लोकतंत्र को आघात नहीं पहुंचाया जा सकता। फिफ्थली, वर्तमान सम्राट हिरोहितो की दूरदर्शिता। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जापान के वर्तमान सम्राट हिरोहितो बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है और जापान की विदेशी सत्ता के अधीन होने पर उन्होंने अपने प्रति भक्तिपूर्ण व्यवहार किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें आधिपत्यिक सत्ता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो गया। सिक्सली, सम्राट राष्ट्रीयता का प्रतीक माना गया है और
इस संबंध में मैक्रेडीज और वॉर्ड ने लिखा है कि किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली और भक्ति उत्पन्न करने वाले चिन्हों की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सके। जापान में इस प्रकार का आधार शाही परिवार के द्वारा प्रदान किया गया है। यह जनता और उनकी संस्कृति की एकता 2000 वर्ष के जापानीपन का ही प्रतीक है। लास्टली इसके अंतर्गत हम देखेंगे संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक प्रधान की आवश्यकता। इन सब के अतिरिक्त जापान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका के साथ साथ एक औपचारिक कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। अतः सम्राट के द्वारा इसे औपचारिक कार्यपालिका के रूप में कार्य किया जाता है। यदि सम्राट पद को समाप्त कर दिया जाए तो उनके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति जैसे किसी पदाधिकारी व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार के पदाधिकारी के निर्वाचन की व्यवस्था करनी होगी और उनकी निष्पक्षता पर भी पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः सम्राट एक निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति है, उसे सभी का विश्वास प्राप्त है और उनके निर्वाचन की कोई समस्या नहीं है और उनके राजनीतिक अनुभव से सरकार लाभ उठा सकती है। इन सभी बातों के आधार पर जापान में सम्राट पद को बनाए रखा गया है और वर्तमान समय में भी सभी व्यक्ति सम्राट पद से संतुष्ट है। इस तरह से हम देखेंगे कि जापान के अंतर्गत सम्राट पद की क्या औचित्यता है और उसको किस तरह से उसकी महत्ता को बनाए रखना है और सम्राट पद की क्या भूमिका है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि किस तरह से सम्राट पद की आवश्यकता को हमने जापान के संविधान के अंतर्गत देखा, समझा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।